हाय फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकांत शर्मा सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए फ्रेंड्स, आज हम मिडवेल हिस्ट्री के अंदर हम बहमनी साम्राज्य यानी कि ये जो बहमनी किंगडम है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। और इससे पहले हमने दोस्तों एक बड़ा जो साम्राज्य है यानी कि हम कह सकते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ लिया है। आज एक नया टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है दोस्तों बहमनी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो बहमनी साम्राज्य के जितने भी प्रमुख शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम दोस्तों जो बहमनी साम्राज्य जो पांच भागों में डिवाइड हो जाता है यानी कि हम कह सकते हैं बराह है, बीदर और बीजापुर, गोलकुंडा और अहमदनगर नगर के बारे में हम इस वीडियो के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बारे में दोस्तों हम प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन की बात अपन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स जुड़े रहेगा और टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे जो बहमनी साम्राज्य है, इसका ओवरव्यू लेंगे हम, थोड़ा सा इसका फीडबैक लेंगे। फिर बाद में हम देखेंगे कि जो कितने शासक होते हैं, उनके जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है और उनके समय में जो भी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में, और उनके द्वारा जो किए गए जो काम है दोस्तों उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बहमनी साम्राज्य के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि मैंने आपको दिल्ली सल्तनत आपको मैंने पढ़ा है और उसमें बताया गया है कि दिल्ली सल्तनत के अंदर दोस्तों हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा है। गुलाम वंश के बाद हमने खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश के बारे में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ा था। और दिल्ली सल्तनत के अंदर ही दोस्तों दो ऐसे बड़े प्रांत थे दोस्तों, हम यूँ कह सकते हैं दोस्तों, जैसे हम कह सकते हैं एक तो आपका जो उड़ीसा है, और उड़ीसा के अलावा दोस्तों आपको पता होना चाहिए एक कश्मीर है दोस्तों। ये दो ऐसे प्रांत हैं दोस्तों जो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर जो भी राजवंश हुए हैं, यानी कि उनमें से किसी ने भी दोस्तों उड़ीसा पर और कश्मीर पर अपनी स्वतंत्रता स्थापित नहीं की थी दोस्तों। तो ये आप याद रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में उड़ीसा और कश्मीर है दोस्तों, ये दिल्ली सल्तनत से क्या स्वतंत्र रहे हैं दोस्तों। और दिल्ली सल्तनत के विघटन से पहले भी दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत से अलग रहा है दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं कि जब तक जैसे कैसे लोधी वंश तक आते आते दिल्ली सल्तनत का जो विघटन हो जाता है, और उस वक्त भी दोस्तों हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत यानी कि दिल्ली सल्तनत से दूर रहा है दोस्तों। कहने का मतलब है दक्षिणी भारत, यानी कि दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत से अलग रहा है। वैसे तो हम कह सकते हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दोस्तों थोड़ा सा प्रयास किया गया था जो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने का, और कहाँ हम यूँ कह सकते हैं कि थोड़ा उसने दक्षिण भारत पर अपना प्रयास रहा है और उसमें वो सफलता भी उन्होंने प्राप्त की थी। तो हम कह सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत के विघटन से पहले दोस्तों दक्षिण भारत दिल्ली सल्तनत से अलग रहा है। अब देखिएगा, जो तुगलक वंश का एक शासक था यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसने 1333 और 34 में दोस्तों ये मदुरा के जो गवर्नर थे यानी कि जलालुद्दीन एहसान शाह, यानी कि हम कह सकते हैं जलालुद्दीन एहसान शाह ने मदुरा यानी कि दक्षिण भारत में दोस्तों उसने विद्रोह कर दिया था। यानी कब? यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय। हम कहेंगे कि सर्वाधिक जो दिल्ली सल्तनत का जो सर्वाधिक जो शासन रहा है उत्तरी भारत पर ही रहा है। लेकिन दोस्तों जब मोहम्मद बिन तुगलक था दोस्तों, उसके समय में दोस्तों जो मदुरा का जो शासक था जलालुद्दीन एहसान शाह, इसने क्या किया दोस्तों, मदुरा के अंदर यानी कि दक्षिण भारत में ही विद्रोह कर दिया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक बड़े राजवंश की स्थापना होती है 1336 ईस्वी में, हरिहर और बुक्का। आपको पता है कि दो ब्रदर थे, उन्होंने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं दोस्तों इसके बाद में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम बहमनी साम्राज्य को देखते हैं। तो 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं दोस्तों। एक संगठन होता है दोस्तों 1346 ईस्वी में, उसका नाम है अमीरान ए साहद। ये एक संगठन था। इस संगठन ने दोस्तों इस संगठन के द्वारा यानी कि दक्कन में बहमनी साम्राज्य की नींव डाली जाती है। यानी कि संगठन का तो नाम याद रखिएगा, वैसे तो बहमनी साम्राज्य की बहमन शाह के द्वारा नींव डाली जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक है वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाही थे, जिसको हसन गंगू और जफर खां के नाम से भी हम जानते हैं। लेकिन एक संगठन था 1346 के अंदर अमीरान ए साहद
ये संगठन था, इसने दक्कन में बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी दोस्तों। देखिएगा यहाँ तक तो हम थोड़ा सा हमने बात की है, अब थोड़ा सा हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा बहमनी साम्राज्य की अगर बात करें, बहमनी साम्राज्य का जो संस्थापक है दोस्तों, वो है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। हम दोस्तों इसको शॉर्ट में बहमन शाह भी कह सकते हैं। इसका नाम है दोस्तों हसन गंगू है और एक जफर खान, ये इसके 3 नेम है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो कार्यकाल था वो 1347 से लेकर 1358। अब हम यूं कह सकते हैं कि 1347 के अंदर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हो जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये कार्यकाल था। और बहमन शाह के नाम से ही दोस्तों इस राजवंश का नाम यानी कि इस साम्राज्य का नाम बहमनी साम्राज्य पड़ता है दोस्तों। देखिएगा इसके बारे में और थोड़ा सा और भी लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 के अंदर दोस्तों जो बहमन शाह है इसके द्वारा की जाती है। और उस वक्त दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक का शासन रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम समय का ये टाइम पीरियड था जब दक्षिण भारत के अंदर बहमनी साम्राज्य की नींव डल जाती है। और दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के द्वारा ये इसकी स्थापना की जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में के अंतिम दिनों में दोस्तों दक्षिण में अमीर ए सादा यानी कि हम कैसे अमीर ए सादा के विद्रोह के कारण बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। यानी कि अमीर ए सादा अभी मैंने आपको बताया था, जिसको हम अमीरान ए सहाद भी कह सकते हैं और अमीर ए सादा भी हम कह सकते हैं। इस संगठन के द्वारा ही साम्राज्य की स्थापना की जाती है दोस्तों। ठीक है, और जब इस बहमनी साम्राज्य की स्थापना होती है तो इस बहमनी साम्राज्य का जो कैपिटल होता है दोस्तों, वो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि गुलबर्गा क्या रहता है दोस्तों, गुलबर्गा। लेकिन इसका नाम चेंज करके इसका नाम रख दिया है एहसानाबाद। ठीक है, तो इसका नाम क्या रखते हैं आगे जाके, एहसानाबाद रखा जाता है दोस्तों। तो राजधानी तो दोस्तों जब बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू के द्वारा की जाती है तो उस वक्त अपना कैपिटल रखता है गुलबर्गा को, लेकिन बाद में इसी का नाम गुलबर्गा का नाम चेंज करके दोस्तों एहसानाबाद कर दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा बहमनी साम्राज्य का फिर विभाजन करते हैं यानी कि प्रांतों में बंट जाता है दोस्तों। और दोस्तों आपको पता होना चाहिए उस समय प्रांतों को तरफ कह सकते हैं या प्रांत कह सकते हैं, उनको कह सकते हैं। ठीक है, तरफ या प्रांत कह सकते हैं। ये दोस्तों 5 भागों में बंट जाता है। ये देखिए 5 भाग कौन कौन से होते हैं दोस्तों। एक ये अभी मैंने आपको बताया था, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर। ये प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन हो जाता है। हम यूँ कह सकते हैं कि फिर बहमनी साम्राज्य का विभाजन होने के बाद में बहमनी साम्राज्य 5 राजवंशों के अंदर डिवाइड हो जाता है और प्रत्येक प्रांत का एक अलग शासक रहता है, जो दोस्तों हम आगे में बात करेंगे। पहले हम बहमनी साम्राज्य के जितने भी शासक हुए उन सब के बारे में बात करेंगे, फिर हम एक एक के बारे में करेंगे। बहमनी, बरार है, बीजापुर, अहमदनगर है, गोलकुंडा, इन सभी के शासकों के बारे में बारी बारी से डिटेल हम पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। ओके, तो बहमनी साम्राज्य यानी कि प्रांतों यानी कि तरफ में डिवाइड होता है और वो 5 प्रांत कौन होते हैं, बरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर दोस्तों। थोड़ा सा हम टॉपिक से हटके हम कर लेते हैं कि जो दक्कन का जो प्रथम जो स्वतंत्र शासक था दोस्तों नासिरुद्दीन शाह है। कौन है दोस्तों, नासिरुद्दीन शाह है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, अब देखिएगा देखिए दोस्तों, जो बहमन शाह है, बहमन शाह ने हिंदू शासकों को अपने अधीन कर उनको पद और जागीर प्रदान की। यानी कि बहमन जो एक मुस्लिम शासक रहता है दोस्तों, इसने हिंदुओं को अपने अधीन करके दोस्तों उसने अच्छे अच्छे पदों पर और उनको जागीर देना प्रारंभ कर देता है। और हिंदुओं के ऊपर जो दोस्तों एक धार्मिक कर था दोस्तों, यानी कि जो जजिया कर है दोस्तों, इस जजिया कर को वह इस जजिया कर नहीं लेने का ये आदेश भी देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जजिया कर को वो समाप्त करता है जो हिंदुओं पर लिया जाता था दोस्तों। ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया शासक था दोस्तों। अर्थात हम कह सकते हैं कि बहमन शाह प्रथम मुस्लिम शासक जिसने जजिया कर को हिंदुओं से लेना समाप्त कर दिया था। ये याद रखिएगा, ये पहला शासक था, है ना। तो प्रथम, अब देखिए अब तक तो जजिया कर किन किन के द्वारा हटाया गया है। देखिए प्रथम शासक तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि बहमन शाह है। फिर दूसरा शासक था जो हिंदुओं पर जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, जैनुल आबिदीन। क्या नाम है दोस्तों, जैनुल आबिदीन है। और थर्ड आपको पता ही है कि मुगल वंश का शासक अकबर के द्वारा
इस जजिया कर को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, जो बहमनी साम्राज्य का पहला ऐसा शासक था जिसने हिंदुओं पर जजिया कर बिल्कुल समाप्त कर दिया था, उसका नाम था बहमन शाह है दोस्तों। ठीक है, जो बहमनी साम्राज्य का ये संस्थापक होता है। ठीक है, देखिएगा और देखते आगे। बहमन शाह ने दाबुल पर अधिकार किया। ठीक है, और अधिकार करके जो पश्चिमी समुद्र तट पर बहमनी साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह था दोस्तों। यानी कि बहमनी शाह ने क्या किया कि पश्चिमी समुद्र पर एक बंदरगाह था जिसका नाम है दाबुल। इस दाबुल को अपने अधिकार में कर लिया दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दाबुल एक बंदरगाह जिस पर अधिकार किया था, पश्चिमी समुद्र पर ये तट पर ये दाबुल बंदरगाह था, उस पर अधिकार किया था बहमन शाह के द्वारा। अब दोस्तों हम यहाँ से बात करते हैं जो बहमनी साम्राज्य के जो शासक हैं, यानी कि हम कैसे बहमन शाह के बाद में जितने भी शासक उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बहमन शाह के बाद में इसका जो बहमनी साम्राज्य का दूसरा शासक बनता है वो मोहम्मद शाह प्रथम दोस्तों। देखिए दोस्तों, मोहम्मद शाह प्रथम का जो टाइम पीरियड था वो 1358 से लेकर 1375 ईस्वी के मध्य रहा है दोस्तों। और उसके बारे में देखें तो दोस्तों, मोहम्मद शाह प्रथम के समय दोस्तों क्या होता है, विजयनगर और वारंगल दो स्थानों से युद्ध होते हैं दोस्तों। यानी कि इसके समय में दोस्तों बहमन शाह प्रथम के समय में दोस्तों एक तो विजयनगर और एक वारंगल दो स्थानों से युद्ध होते हैं। जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि विजयनगर। देखिए, विजयनगर ने क्या किया कि 1367 ईस्वी में विजयनगर के शासक जो बुक्का प्रथम है, इस बुक्का प्रथम ने क्या किया, तुंगभद्रा दोआब यानी कि तुंगभद्रा जो नदियां हैं उसके दोआब में स्थित एक मुदकल के किले पर अधिकार किया और नागरिकों का नरसंहार किया दोस्तों। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1367 ईस्वी में दोस्तों एक किला था मुदकल का। इस मुदकल के किले पर दोस्तों हरियर और बुक्का जो दो भाई थे, जिसमें जो बुक्का प्रथम था, इसने इस दोआब यानी कि तुंगभद्रा दोआब के में स्थित एक मुदगल किले पर अधिकार करता है, यानी आक्रमण करते हैं और उस पर आक्रमण करके अपने अधिकार मिलते हैं। और वहाँ पर निर्दोष जो जनता होती है दोस्तों, यानी कि नागरिकों का उन्होंने नरसंहार किया जाता है दोस्तों। तो इस मोहम्मद शाह प्रथम के समय है विजयनगर जो साम्राज्य की जो शासक है बुक्का प्रथम ने आक्रमण करते हैं दोस्तों। बदले में आपको पता होना चाहिए कि जो मोहम्मद शाह प्रथम ने विजयनगर पर आक्रमण कर निर्दोष हिंदुओं की हत्या की, इसी युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग हुआ है दोस्तों। याद रखिएगा, जो पहले तो आपको पता है कि बुक्का प्रथम ने आक्रमण करता है, फिर बाद में बदले में दोस्तों मोहम्मद शाह प्रथम ने भी विजयनगर पर आक्रमण करता है और वहाँ पर दो निर्दोष हिंदू जनता थी उस पर उसका कत्लेआम करवाता है दोस्तों। और युद्ध में पहली बार दोस्तों तोप खाने का प्रयोग किया जाता है मोहम्मद शाह प्रथम के द्वारा। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि पहली बार तोप खाने का प्रयोग करने वाला शासक कौन था। तो दोस्तों बताना है आपको, बहमनी साम्राज्य का मोहम्मद शाह प्रथम, इसने सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग करते हैं ये। तो ये दोस्तों हो गया मोहम्मद शाह प्रथम। अब इसके बाद दोस्तों मोहम्मद शाह द्वितीय शासक बनता है दोस्तों। और इस मोहम्मद शाह द्वितीय का जो टाइम पीरियड है वो दोस्तों 1378 से ईस्वी से लेकर 1397 तक दोस्तों। इसके बारे में इतना ही याद रखना है कि ये एक दार्शनिक था और ये दोस्तों कविताओं में बड़ी रुचि रखता था, इसलिए हम कह सकते हैं ये दूसरा अरस्तु, इसकी यही उपाधि है दोस्तों। याद रखिए, दूसरा अरस्तु किसको कहा गया है, मोहम्मद शाह द्वितीय को। ठीक है, इसके बाद में हम बात करेंगे ताजुद्दीन फिरोज शाह, यानी कि ये बहुत बढ़िया शासक था दोस्तों। यानी कि ताजुद्दीन फिरोज शाह है, इसका जो टाइम पीरियड 1397 से लेकर 1422 ईस्वी तक दोस्तों ये शासक रहता है। और इसके काल की हम बात करें तो ये जो ताजुद्दीन फिरोज शाह है ये सर्वाधिक विद्वान सुल्तान था दोस्तों। और इसने पश्चिमी एशिया यानी हम कह सकते हैं ईरान, इराक, अरब के मुसलमानों को आमंत्रित कर उनको प्रशासन में उच्च पदों पर उसको नियुक्त करता है। और इसके परिणाम दोस्तों बहमनी साम्राज्य क्या होता है कि दो भागों में बंट जाता है दोस्तों। और इस गुटबंदी से ही दोस्तों आपको पता है कि बहमनी साम्राज्य का पतन हो जाता है दोस्तों। वैसे तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ये बहुत बड़ा विद्वान था, बढ़िया सुल्तान था दोस्तों, लेकिन इसने क्या किया कि जो पश्चिमी जो एशिया है, पश्चिमी एशिया हम कैसे ईरान, इराक और अरब के जो मुसलमान थे उनको आमंत्रित करते हैं और वहाँ पर दोस्तों उनको उच्च पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन यही उनकी नियुक्ति दोस्तों क्या होता है कि दो भागों में डिवाइड हो जाता है दोस्तों पूरा बहमनी साम्राज्य। एक तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, एक तो
एक अमीर वर्ग जिसको कहा गया है अफागी, अफासी, विदेशी या सिया, एक दक्कनी यानी गरीब या सुन्नी, इन दो गुटों में बढ़ जाता है। और यहीं से दोस्तों बहमनी साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। देखिए दोस्तों, इसके समय में एक युद्ध होता है, सोनार की बेटी का युद्ध होता है। और यह युद्ध दोस्तों विजयनगर के जो देवराय प्रथम है उससे, इस देवराय प्रथम से दोस्तों ये पराजित हो जाता है, यानी कि ताजुद्दीन फिरोज शाह हो जाता है। अब देखिएगा, जब उन्होंने पश्चिमी एशिया से जो मुसलमानों को आमंत्रित करके उनको ऊंचे पदों पर नियुक्त करता है, तो दोस्तों इसकी यहीं से बहमनी साम्राज्य का पतन प्रारंभ हो जाता है। दोस्तों देखिएगा क्या होता है आगे। देखिए दोस्तों, इसमें होता यह है कि जो सॉरी इसमें ये होता है कि प्रशासन में बड़े स्तर पर हिंदुओं को सम्मिलित किया इसने, लेकिन ताजुद्दीन फिरोज शाह ने दौलताबाद में एक वेधशाला की स्थापना भी करता है। दोस्तों मैंने भी आपको बताया था कि एक अच्छा शासक था, लेकिन थोड़ा सा पासा उल्टा पड़ जाता है, यानी कि जो पश्चिमी एशिया से दोस्तों मुसलमानों को आमंत्रित करके उनको बड़े पदों पर नियुक्त कर देता है। ये थोड़ा सा उनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है उसके लिए। देखिएगा, ताजुद्दीन फिरोज शाह ने दौलताबाद में एक वेधशाला की स्थापना की और तथा भीमा नदी के तट पर दोस्तों फिरोज शाह नगर बसाया था। दोस्तों देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है फिरोज शाह नगर। आपको पता होना चाहिए कि एक जो फिरोज शाह कोटला है दिल्ली के अंदर, एक फिरोज शाह नगर है। तो दोस्तों जो फिरोज शाह कोटला है वो तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कोटला ये बसाया जाता है। और फिरोज शाह नगर दोस्तों ताजुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा बसाया गया नगर है। देखिए दोस्तों, ताजुद्दीन फिरोज शाह ने गुलबर्गा में सूफी संत गेसू दराज की किसे कटु संबंध थे। दोस्तों हम कह सकते हैं कि जो ताजुद्दीन फिरोज शाह है, ये गुलबर्गा के जो सूफी संत है गेसू दराज, इस गेसू दराज से उनके अच्छे संबंध थे। दोस्तों किसके, इस ताजुद्दीन फिरोज शाह का। ठीक है, इसके बाद में अगले शासक की बात अपन कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, अगले शासक की बात अपन करें तो दोस्तों शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम है। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम का जो टाइम पीरियड था दोस्तों, वो दोस्तों 1444 ईस्वी से लेकर 1446 ईस्वी के मध्य इनका समय रहता है। और दोस्तों इसके प्रमुख कार्यों की अगर बात करें तो इसकी जो राजधानी थी गुलबर्गा थी, यानी कि गुलबर्गा से क्या किया दोस्तों, इस राजधानी को उसने चेंज किया दोस्तों, और गुलबर्गा से दोस्तों बीदर में अपनी राजधानी को स्थानांतर कर देता है। और इस जगह का नाम दोस्तों एक अलग नाम रखता है, यानी मोहम्मदाबाद रखता है। यानी कि शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम के से पहले बहमनी साम्राज्य की जो कैपिटल था वो गुलबर्गा था, लेकिन जब ये शासक बनते हैं, यानी कि शासक बनने के बाद में ये अपनी राजधानी को चेंज कर लेते हैं और बिदर अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर लेते हैं। और उसके बाद में दोस्तों मोहम्मदाबाद इसका नाम चेंज कर लेता है। ठीक है, देखिए खुरासान में स्थित एक एक है इस फराइन का कवि शेख आजरी इसके दरबार में आया। दोस्तों याद रखिएगा, जो खुरासान का एक कवि था और इसका नाम है शेख आजरी, ये इसके दरबार में आता है। इसका शासनकाल दोस्तों न्याय के लिए बड़ा प्रसिद्ध था, अतः इसे अहमद शाह वली संत अहमद भी कहा जाता है। दोस्तों यानी कि न्याय के लिए बड़ा फेमस था, इसलिए इसको अहमद शाह वली संत अहमद भी कहा गया है। दोस्तों ओके, देखिएगा आगे बात करते हैं। इसके बाद में शासक बनते हैं दोस्तों अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। देखिएगा, ये अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ये शासक बनता है और इसका जो टाइम पीरियड है 1446 से ईस्वी से लेकर 1458 ईस्वी तक ये शासक बनते हैं। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, इसके समय में विदेशियों का आगमन कहीं ज़्यादा बढ़ गया था, यानी कि विदेशियों का आगमन हो गया था इस बहमनी साम्राज्य में। और इसके समय में प्रसिद्ध जो ईरानी एक व्यापारी था दोस्तों महमूद गवाह है, बहुत इंपॉर्टेंट एक जो व्यापारी होता है, लेकिन दोस्तों इसको बाद में वजीर यानी कि प्रधानमंत्री का पद पर नियुक्त कर देता है ये अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। ठीक है, देखिएगा इसके समय में दोस्तों प्रसिद्ध ईरानी एक जो महमूद गवाह है दोस्तों, ये इसके समय में व्यापारी आता है और अपनी सेवा में इस राज्य की सेवा में लिया इसने, किसने, इसे अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने। और दोस्तों इस अलाउद्दीन अहमद द्वितीय ने उसको एक उपाधि मलिक उल तुज्जार, याद रखिएगा ये मलिक उल तुज्जार है, ये इसकी उपाधि किसकी, महमूद गवाह की। इसे
अलाउद्दीन अहमद द्वितीय हैं, इसने मस्जिदों का निर्माण करवाया, सार्वजनिक अस्पताल दोस्तों बीदर के अंदर बनवाए और सार्वजनिक विद्यालय की स्थापना की दोस्तों। तो अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के निर्माणकारी ये सारे के सारे हैं दोस्तों। तो याद रखना है कि अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के समय में दोस्तों एक ईरानी व्यापारी था दोस्तों, उसका महमूद गवाह नाम है, ये आता है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब एक अगले शासक की बात अगर करते हैं, हुमायूं। दोस्तों हुमायूं जो मुगल शासक नहीं है दोस्तों, ये एक मुगल वंश से पहले भी जो बहमनी साम्राज्य में एक शासक होता है हुमायूं। ये हुमायूं है दोस्तों, इसका जो टाइम पीरियड 1458 से लेकर 1461 ईस्वी के मध्य रहा है। और दोस्तों वैसे ये क्रूर शासक था। इसकी उपाधि यानी कि जालिम की उपाधि इसको दी गई थी दोस्तों। तो देखिएगा, क्रूर शासक है, जालिम की उपाधि है दोस्तों। इसको दक्कन का नीरो भी कहा गया है। और प्रशासनिक परिषद की स्थापना करता है ये, और उसमें दोस्तों इसके 4 सदस्य होते हैं। महमूद गवाह ने तो हुमायूं दोस्तों महमूद गवाह को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो अलाउद्दीन अहमद द्वितीय के समय में दोस्तों ईरानी व्यापारी महमूद गवाह आता है, और इसके बाद में दोस्तों हुमायूं है, वो हुमायूं अपने वजीर यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर उसको नियुक्त कर देता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब देखिए मोहम्मद तृतीय है, ये इसके बाद में यानी कि हुमायूं के बाद में मोहम्मद तृतीय शासक बनते हैं, जो उनका टाइम पीरियड 1463 से लेकर तो 1482 ईस्वी तक रहा है। और दोस्तों अब देखिएगा इसके बारे में, महमूद गवाह के बारे में देखिएगा। पहले तो हम मोहम्मद तृतीय के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जब शासक बनते हैं महमूद गवाह, ये 9 वर्ष की आयु में ही शासक बनते हैं। इसके समय में दोस्तों महमूद गवाह को वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है, और तथा एक ख्वाजा जहां, देखिएगा तो ख्वाजा जहां की उसको उपाधि दी जाती है। तो याद रखिए दोस्तों, इसके काल में इसको प्रधानमंत्री यानी कि वजीर के पद पर नियुक्त करके ख्वाजा जहां की उपाधि दी जाती है। और इसके समय में दोस्तों 4 सदस्य प्रशासनिक परिषद के सदस्य घटकर 3 हो जाते हैं। और वो 3 कौन कौन से होते हैं देखिएगा। एक तो खुद महमूद गवाह होता है दोस्तों, ये धीरे धीरे शक्तिशाली और पेशवा की उपाधि ये धारण कर लेता है। एक राजमाता नरगिस बेगम, और एक है मोहम्मद तृतीय जो इस वक्त शासक था दोस्तों। ये 3 इस प्रशासनिक परिषद के सदस्य होते हैं। पहले दोस्तों हुमायूं के समय में ये 4 सदस्य थे, अब घटकर इस मोहम्मद तृतीय के समय में 3 हो जाते हैं, जिसमें महमूद गवाह रहता है एक सदस्य, एक राजमाता नरगिस बेगम रहती है, और एक मोहम्मद तृतीय रहता है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा। अब देखिएगा, मोहम्मद गवाह है दोस्तों, मोहम्मद गवाह है, इसको ख्वाजा जहां की उपाधि दोस्तों मोहम्मद तृतीय के द्वारा दी जाती है। अब इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, महमूद गवाह के बारे में देखिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, महमूद गवाह है, वैसे तो मैंने आपको बताया था कि महमूद गवाह भी बड़ा ही विद्वान था, और इसने दोस्तों 2 ग्रंथों की रचना करते हैं। 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं दोस्तों, एक रोज़त उल इंसा और दोस्तों दीवान ए अत्र, ये 2 ग्रंथों की रचना स्वयं करता है महमूद गवाह दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों इसके बारे में। देखिए दोस्तों, महमूद जो गवाह है अपने कार्य में धीरे धीरे शक्तिशाली बन गया, और दोस्तों इसको पेशवा की उपाधि दी जाती है। और इसने दोस्तों मालवा और विजयनगर साम्राज्य के गोवा के सभी बंदरगाहों पर दोस्तों इसने अधिकार कर लेता है, और बहमनी साम्राज्य का बड़ा विस्तार करता है दोस्तों। तो ये हम कह सकते हैं कि महमूद तृतीय के समय में दोस्तों ये महमूद गवाह बड़ा ही शक्तिशाली एक वजीर के पद पर नियुक्त होता है, और ये बहमनी साम्राज्य का क्या करता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा विस्तार करता है। लेकिन दोस्तों बाद में जाकर दोस्तों इस महमूद गवाह के द्वारा ही दोस्तों राजद्रोह का आरोप लगाकर उसको फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता है। देखिएगा इसके बारे में और देखते हैं। तो ये दोस्तों बहमनी साम्राज्य का विस्तार करता है, और विदर में दोस्तों एक बहुत महाविद्यालय की भी खुलवाता है दोस्तों। एजुकेशन को बिल्कुल मजबूत करने के लिए दोस्तों इसने बिदर के अंदर महाविद्यालय की स्थापना करवाता है। अब देखिएगा, जो महमूद गवाह ने नव विजित प्रदेश सहित भूतपूर्व 4 प्रांतों को अब 8 प्रांतों में उसने बांट दिया दोस्तों। यानी कि जो 4 प्रांत थे, मैंने भी आपको बताया था, जो बरार है, गुलबर्गा है, दौलताबाद है, और एक तेलंगाना है। इन सबको दोस्तों 4 भागों से करके 8 भागों में वो डिवाइड कर देता है। कैसे करता है देखिएगा। 8 भाग कौन कौन से उसको हम देख लेते हैं।
एक है दोस्तों जैसे बरार है, बरार को दो भागों में डिवाइड करता है, यानी कि गाविल और माहौर में। गुलबर्गा को दोस्तों दो भागों में, एक तो कैसे, एक तो स्वयं गुलबर्गा रहता है और एक और किसमें, बीजापुर में रहता है। एक दौलताबाद है, एक दौलताबाद स्वयं और एक जुन्नार में। दोस्तों हम बात करेंगे जैसे जुन्नार है, बिदर बिदर है ना, बरार है, इन सब के बारे में आगे हम बात करेंगे। जो तेलंगाना है दोस्तों, इसको भी दो भागों में डिवाइड, एक तो राजमुंदरी और एक वारंगल में। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इस महमूद गवाह ने जो चार प्रांत थे, उन चार प्रांतों को आठ भागों में डिवाइड कर देता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यानी कि अपने साम्राज्य की स्थिति को, यानी कि आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दोस्तों महमूद गवाह ने क्या किया कि प्रांतों में थोड़ी थोड़ी जमीनों को लेकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर देता है। और महमूद गवाह ने भूमि की व्यवस्थित पैमाइश करवाता है, गाँवों की सीमा निर्धारण करवाता है, लगान निर्धारण की जांच करवाता है दोस्तों। हम यूँ कह सकते हैं इसके समय में दोस्तों बहमनी साम्राज्य का विस्तार धीरे धीरे होने लग जाता है। लेकिन दोस्तों कुछ गलत फहमियों के माध्यम से महमूद गवाह ने राजद्रोह का आरोप लगाकर दोस्तों उसको फांसी दे दी जाती है। ठीक है, तो ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट एक फैक्ट आता है कि इस महमूद गवाह, हम यूँ कैसे महमूद गवाह या हम कैसे मोहम्मद तृतीय के समय में एक रूसी आते था, उसका नाम है निकितिन। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है निकितिन। ये निकितिन जो है, ये महमूद थर्ड के काल में दोस्तों बहमनी साम्राज्य की यात्रा या दौरे पर आता है। तो ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। क्वेश्चन बनता है कि किस बहमनी साम्राज्य के शासन काल के समय जो रूसी यात्री निकितिन की बहमनी साम्राज्य का दौरा करता है, तो आपको बताना है, यानी कि कौन, निकितिन नामक एक यात्री था और मोहम्मद थर्ड के समय में आया था दोस्तों। तो ये तो हमने बात कर ली। अब देखिएगा दोस्तों, आगे बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो महमूद गवाह है, इस महमूद गवाह ने ईरान, इराक, मिस्र और टर्की के सुल्तानों के साथ पत्र व्यवहार भी किया दोस्तों। तो देखिएगा इतनी इतनी मजबूत स्थिति हो जाती है। लेकिन मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, जो अफाकियों और जो अमीर वर्ग था और दक्कनियों के कहने पर दोस्तों मोहम्मद थर्ड ने महमूद गवाह पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 1481 ईस्वी में फांसी के तख्ते पर उसको लटका दिया जाता है। तो एक बड़ी गलत फहमी का शिकार हो जाता है दोस्तों, कौन, यानी कि जो उस वक्त मोहम्मद थर्ड था, ये जो अफाकियों और जो दक्कन है उनके द्वारा कहने पर उसको फांसी लगा दी जाती है और राजद्रोह का आरोप लगाया जाता है। तो ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करते हैं, और यानी कि बहमनी वंश का जो अंतिम सुल्तान, याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, कलीमुल्लाह शाह, यानी कि कलीमुल्लाह शाह बहमनी साम्राज्य का ये अंतिम शासक रहता है और इसकी मृत्यु दोस्तों 1538 में होती है। बाद में दोस्तों बहमनी साम्राज्य का अंत हो जाता है। इसके बाद बहमनी साम्राज्य के स्थान पर दोस्तों 5 नवीन जो राजवंश होते हैं उनका गठन होता है, यानी कि 5 नए राजवंशों का गठन होता है। और 5 नए कौन कौन से, थोड़ा सा और भी ले लेते हैं दोस्तों, देखिएगा। वैसे तो इनको हम आगे बहुत ही डिटेल से हम पढ़ेंगे। जैसे पहले है बरार है, बरार की राजधानी दोस्तों एलिचपुर है। और यहाँ पर दोस्तों एक इमाद शाही वंश होता है जिसका शासक होता है फतेह उल्लाह इमाद शाह। इसके बाद में अहमदनगर, इसकी राजधानी दोस्तों जुन्नार होती है। इस यहाँ पर निजाम शाही वंश होता है और मलिक अहमद इसका संस्थापक होता है। इसके बाद दोस्तों बीदर है, बीदर की राजधानी बीदर रहती है, बीदर शाही वंश होता है जिसको बारिद शाही वंश भी हम कह सकते हैं। और यहाँ का जो संस्थापक था अमीर अली बरीद है। एक गोलकुंडा है दोस्तों, गोलकुंडा की राजधानी गोलकुंडा रहती है और वहाँ पर वंश कुतुब शाही वंश होता है। और यहाँ का जो शासक या संस्थापक है दोस्तों गोलकुंडा का, वो कुली कुतुब शाह, यानी कि कुली कुतुब शाह होते हैं। इसके बाद में बीजापुर की राजधानी दोस्तों नौरसरपुरा है और वहाँ पर आदिल शाही वंश होता है। और यहाँ का जो शासक होता है वो होता है दोस्तों यूसुफ आदिल खां दोस्तों। तो ये 5 वंश होते हैं दोस्तों। वैसे तो दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो से हम इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा है। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको आप लगातार शेयर सब्सक्राइब भी करते रहे दोस्तों। तो दोस्तों कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरे को इजाज़त दीजिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।